नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज दो तीन महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसे आपको जानना जरूरी है। मुद्दे हैं मोदी के बुरे दिन और ऑपरेशन तख्ता पलट। तीन इसके आयाम हैं। पहला आयाम है मोदी के बुरे दिन, दूसरा आयाम है मोदी के तख्ता पलट ऑपरेशन, और तीसरा आयाम है एक्टर कौन है जो मोदी के तख्ता पलट के ऑपरेशन को अंजाम देने की फिराक में है। अब जो ताजा घटना है उससे आपकी मैं शुरुआत करूंगा, लेकिन उस पर बाद में आऊंगा। मैथ्यू बेनेडिक्ट, अमेरिकी नेशनल, जिसको कि कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उनके साथियों को लखनऊ और दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। अब इनके एक खुलासे हुए हैं। वो खुलासे कह रहे हैं कि कम से कम 300 यूक्रेनी नागरिक भारत में मौजूद हैं जो इस तरह के खास ऑपरेशन को अंजाम देने में लगे हुए हैं। अब इनका म्यांमार कनेक्शन है, इनका मणिपुर और मिजोरम कनेक्शन है, इस पर मैं विस्तार से बताऊंगा। लेकिन ये व्यक्ति अकेला ऐसा व्यक्ति है जिसे अमेरिकन सीआईए खुद चार्टर प्लेन भेज भेज करके रेस्क्यू करता रहा है। इसके पहले भी ये गिरफ्तार हो चुका है, लीबिया में, इराक में और अफगानिस्तान में। तो मैथ्यू बेनेडिक्ट जो हैं वो बड़े शातिर खिलाड़ी हैं। अब पूरा का पूरा मामला अभी खुलने जा रहा है। यूक्रेनी सरकार ने कहा है कि यूएस जो है, रसिया जो है वो एक रोग स्टेट है और रसिया ये गलत जानकारी दे रहा है भारत सरकार को। केजीबी गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है। हमारे नागरिक, यूक्रेनी नागरिक वहां पर रहते हैं, जाते हैं। साहब, दिल्ली में बड़ी बड़ी आलीशान पार्टियों में यूक्रेनी महिलाएं और यूक्रेनी पुरुष आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। कई सोसाइटी में भी आप देखेंगे यूक्रेनी महिलाएं और पुरुष को। हॉस्पिटल में इलाज कराने के नाम पर भी यूक्रेनी महिलाएं और पुरुष आपको यहां पर मिल जाएंगी। लेकिन जिस 300 यूक्रेनी नागरिकों की चर्चा मैथ्यू बेनेडिक्ट ने अभी एनआईए के सामने कबूली है, वो मामला बहुत बड़ा है। और अब मणिपुर और मिजोरम आने के पहले दूसरा आयाम जिसके बारे में मैंने सबसे पहले बताई थी, भारत के बहुत सारे जर्नलिस्ट पिछले दिनों दो देश की यात्रा करके लौटे हैं। उसमें से कुछ यूरोप भी गए होंगे, अमेरिका और इंग्लैंड। कुछ जर्नलिस्ट तो वहां पर यूनिवर्सिटी में फेलोशिप पा गए, 9 महीने रह करके आए, करोड़ों रुपया तहसील करके आए। 15-15 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। अब गॉड नोज एग्जैक्ट कमाई 15 करोड़ है या उससे भी अधिक है। लेकिन बहुत सारे पत्रकार इन देशों की यात्रा, उनको कहा गया कि भाई अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने उनको इनवाइट किया है, वो वहां पर गए हैं और वहां से लौटने के बाद उनका मिशन शुरू हो गया। आपको एक और बात बताऊं, पहली बार, आप हमारे जो नए दर्शक हैं उनको शायद ये नहीं मालूम हो, तो मैं अपने पुराने वीडियो जो 2021 और 22 के हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा आने वाले दिनों में। लेकिन जिस जेफरी एप्स्टीन के बारे में आज आप नाम सुन रहे हैं और जो पत्रकार महोदय चटकारे ले ले करके एप्स्टीन फाइल, हरदीप पुरी, नरेंद्र मोदी इसका जिक्र करते हुए थक नहीं रहे हैं, वो पत्रकार महोदय एप्स्टीन के उस सबसे बड़े दलाल के बारे में एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। क्यों? उनकी फंडिंग इन्हें आती थी, अलग अलग स्रोतों से आती थी, उनके बारे में नहीं बोल रहे हैं। ये बात ठीक है, हरदीप पुरी पर सवाल बिल्कुल होना चाहिए और खूब मजबूती से होना चाहिए। मैं भी इसके समर्थन में हूं। मैं हरदीप पुरी को कोई क्लीन चिट नहीं देना चाहता हूं, लेकिन एप्स्टीन सेलेक्टिव खेल चल रहा है यहां पर। मोदी को फंसाओ, हरदीप को फंसाओ, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसको मत फंसाओ जिसके बारे में क्यूबाइब नेटवर्क ने 2021 में कहा था कि ये पीडोफाइल है,
ये टीनेज सेक्स रैकेट चलाता है, उसमें शामिल है, ये बच्चों के खून पीता है, मासूम बच्चों के खून पीता है, ये इस तरह का परवर्ट है। उसके बारे में ये पत्रकार महोदय एक शब्द मुंह से नहीं निकालेंगे, एक शब्द नहीं। कहेंगे कि नहीं नहीं उन्होंने तो माफी मांग ली, एक शब्द नहीं निकालेंगे। ये दूसरा आयाम। और तीसरा आयाम आज मैं पहले उसकी चर्चा करना चाहूंगा। तख्ता पलट ऑपरेशन पर तो बाद में, पहले एक आयाम पर जिसकी चर्चा बड़ी जोर शोर से हो रही है, मोदी के बुरे दिन। अब मोदी के बुरे दिन याद कीजिए, 2024-22 जनवरी एक महत्वपूर्ण घटना घटती है इस देश में, जिसका संबंध 500 वर्ष से है। 500 वर्ष के इतिहास को पलटा जा रहा है। मैं बात कर रहा हूं अयोध्या में रामलला के मंदिर के उद्घाटन का। अयोध्या में रामलला के मंदिर का उद्घाटन होता है 22 जनवरी को। दो आवाजें आती हैं। एक आवाज आती है कि मोदी शुभ मुहूर्त में इसका उद्घाटन नहीं कर रहे हैं। एक आवाज आती है कि नहीं बिल्कुल शुभ मुहूर्त है, इसमें उद्घाटन किया जा सकता है। समर्थन करने वालों में श्री श्री रामभद्राचार्य जी हैं, रामदेव जी हैं, और नए नए मठाधीश्वर पैदा हो गए हैं, वो समर्थन कर रहे हैं। लेकिन चार के चार शंकराचार्य, एक उसमें शंकराचार्य मैं भी नहीं मानता हूं, आप भी नहीं मानते हैं, वो तो सलमान खान के साथी हैं, उद्धव ठाकरे के साथी हैं, जो सलमान खान और उद्धव ठाकरे को जाके कह रहे थे कि आपके साथ धोखा हुआ है, आपको मैं मुख्यमंत्री बनाऊंगा। मैं उनको मैं शंकराचार्य नहीं मानता हूं। मैंने इशारा कर दिया, आप समझ गए मैं किसकी चर्चा कर रहा हूं। जोशी मठ के शंकराचार्य को मैं शंकराचार्य नहीं मानता हूं। लेकिन जो अन्य शंकराचार्य हैं, उनकी अवहेलना हुई, ये बात सत्य है। और पुरी के शंकराचार्य ने कहा था, सिर्फ यही कहा था, उद्घाटन कोई करे ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि जिस दिन उद्घाटन हो रहा है वो शायद उस तरह से उचित नहीं है और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये आवाजें गूंजी थी। अब काल का जो चक्र है, उसमें आप सत्य और असत्य को परख सकते हैं आईने की तरह। यह बात सच साबित हो गया मित्रों। 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 403 सीट में से 255 सीट अकेले भारतीय जनता पार्टी जीतती है। इतिहास में भूतो न भविष्यति कर देती है। और एनडीए 272-70 सीट के आसपास रहती है, ब्रूट मेजॉरिटी में सरकार बनाती है। 2 साल के बाद, एग्जैक्ट 2 साल के बाद लोकसभा का चुनाव होता है मई 2024 में। जनवरी 2022 में 22 जनवरी 2024 में रामलला के मंदिर का उद्घाटन होता है। और 2024 मई में भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त, ये कल्पना बीजेपी ने कभी की नहीं होगी, ऐसी हार मिलती है। 37 सीट समाजवादी पार्टी के इतिहास में पहली बार उनके खेमे में चला जाता है। बात यहां तक होती है कि फैजाबाद, जो जहां रामलला का किसका शहर है, अयोध्या, वो फैजाबाद सीट भारतीय जनता पार्टी हार जाती है। और जहां वो जो जीतते हैं उनको समाजवादी पार्टी चेहरा बना बना करके घूमते हैं। और उसके बाद एक के बाद एक प्रेडिक्शन आ रहे हैं, बार बार प्रेडिक्शन आ रहे हैं। 27 में मोदी को छोड़ना पड़ेगा, जियो पॉलिटिक्स ऐसी हो जाएगी जिसमें मोदी फंस जाएंगे। तो ये बात तो काल का आईना हमें दिखा रहा है कि दिन बहुत अच्छे नहीं है। वरना मोदी का जितना काम हुआ है, उस काम के आधार पर तो बहुत अच्छे दिन होने चाहिए थे। फिर भी मोदी स्ट्रगल कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं भारत को सही रास्ते पर लाने की। लेकिन काल का फैक्ट, जो समय का सत्य है, वो ये बात दर्शाता है कि 22 जनवरी 2024 को जो रामलला मंदिर का उद्घाटन हुआ, उसके बाद जो कुछ लोगों ने ये आवाज उठाई थी, उससे मोदी को नुकसान तो हुआ है। जो 303 सीट ला करके केंद्र में सरकार बनाई थी, वो 240 पर वो पार्टी सिमट गई।
और रामलला के शहर में पार्टी हार गई। भव्य हजारों करोड़ रुपए अयोध्या में खर्च किए गए, उसके बाद भी पार्टी हार गई। तो ये तो आईना आपके सामने है, जो फैक्ट है वो है, उसे आप नकार नहीं सकते। अब आते हैं तख्ता पलट और मैथ्यू बेन डाइक के मामले में और उन पत्रकारों के मामले में जो पत्रकार लगातार खेल कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मई मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं, और ये पत्रकार उसमें शामिल थे। ये कंसर्टेड एफर्ट चल रहा है। मैथ्यू बेन डाइक मणिपुर में, मिजोरम में, म्यांमार बॉर्डर पे, म्यांमार में तख्ता पलट की ट्रेनिंग देकर के लौटा है वो, और पूरे नॉर्थ ईस्ट में धर्म परिवर्तन का जो विशेष अभियान चल रहा है उसको समर्थन दे रहा है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। वो बुलेट प्रूफ जैकेट बांट रहा है, वो अत्याधुनिक हथियार दे रहा है, वो कुकी समुदाय को कन्वर्ट करा रहा है और कुकी और मेती में खूनी होली खिलवा रहा है। और इसीलिए बार बार पत्रकारों ने मोर्चा संभाल लिया, सोशल एक्टिविस्टों ने मोर्चा संभाल लिया कि मोदी मणिपुर क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, मोदी को मणिपुर पहुंचाओ। बाकी तो मैथ्यू बेन डाइक अपना काम कर रहा है और उनके बाकी जो 6 साथी हैं उन्होंने काम कर दिया है। और अब तो वो कह रहे हैं कि 300 यूक्रेनी वहां पहुंचे हुए हैं। एक बात आपको मानना पड़ेगा कि 2014 से लेकर के आज तक एक व्यक्ति इस देश की सुरक्षा में उनकी बड़ी भूमिका है। अभी आप देख रहे होंगे धुरंधर में वो व्यक्ति एनएसए डोभाल है, जिन्होंने कभी कांधार प्लेन हाईजैक को निगोशिएट कर रहे थे। वो व्यक्ति जो ऑपरेशन ब्लू स्टार जो अमृतसर में हुआ, स्वर्ण मंदिर में, वहां छिपकर बैठे वो व्यक्ति जो पाकिस्तान में वर्षों पाकिस्तानी बनकर के रहे। इसमें कोई शक नहीं है कि वन आफ्टर अनदर वो लगातार ब्रेक कर रहे हैं, लगातार साजिशों को नाकाम कर रहे हैं। ये तख्ता पलट के साथ साथ मोदी के जान को जोखिम में डालने की पूरी प्लानिंग थी और इसी से तख्ता पलट करना था। अब ये तख्ता पलट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप लगे हुए हैं कि मोदी को कैसे निपटाया जाए या मोदी को कट टू साइज कैसे किया जाए। तो पहलगाम अटैक हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसमें मोदी को कट टू साइज करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के अलग अलग स्पीचेज आए और मोदी अब इस बात को धीरे धीरे समझ रहे हैं। मित्रों, तख्ता पलट का बहुत ही गूढ़ ऑपरेशन चल रहा है और यह लगातार जारी है। ये बेन डाइक ने अब जो कहा है कि हमने 300 यहां पर यूक्रेनी हैं जो धर्म परिवर्तन कराने में, हथियारों की ट्रेनिंग देने में, बुलेट प्रूफ जैकेट, सुरक्षा उपकरण मुहैया कराने में, ड्रोन उपलब्ध कराने में, सैटेलाइट फोन उपलब्ध कराने में, ये सब भूमिका निभा रहे हैं। आप इसी से कल्पना कीजिए मित्रों कि भारत कितना कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। लेकिन एक बात तो तय है, भारत की खुफिया एजेंसी के ऊपर भी यह सवाल उठेगा कि आप क्या कर रहे थे। आपको केजीबी इनपुट देता है तब आप एक्टिव होते हैं, आप कर क्या रहे थे, ये कैसे आ रहे थे यहां पे। तो आप कहेंगे कि साहब पासपोर्ट है, विदेशी नागरिक है, टूरिस्ट वीजा पे आ रहे हैं, हम किसको कैसे रोक सकते हैं। रोक सकते हैं, लेकिन आपकी खुफिया एजेंसी जो विदेशी मेहमान हमारे यहां आते हैं टूरिस्ट बन करके, उनको ट्रैक करने की कोई सुविधा ही नहीं है क्या। ऐसा हो सकता है क्या कि जो विदेशी मेहमान भारत आ रहे हैं टूरिस्ट वीजा पे, सिर्फ घूमने के लिए आ रहे हैं, वो घूम करके कहां जाएंगे, नहीं जाएंगे, पता चला टूरिस्ट वीजा पर आया हुआ व्यक्ति सैन्य कमांड एरिया में पहुंच जाएगा क्या घूमने के लिए कि हम आए हैं साहब, हमको घूमने दीजिए। ऐसा तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। लेकिन आप तो वेस्ट कमांडेंट घुमाते हैं, इसके बारे में हमने जानकारी दी थी। क्या आप गलत कर रहे हैं। वहां पर अभी सर्जियो गोर के साथ जो व्यक्ति गया है उसमें सीआईए के एजेंट भी हैं। उस टीम में कई लोग शामिल थे।
अब मुझे नहीं मालूम कि भारत की खुफिया एजेंसी एक्टिव थी, है या नहीं है, उन्होंने जानकारी ली है या नहीं ली है। लेकिन खैर, हम हमारी सेनाएं भी, हमारे जो एक्सपर्ट हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, वो भी जब यूएस जाते हैं तो यूएस के एस्टेब्लिशमेंट को देखते हैं। ये एक्सचेंज होते रहता है, दुनिया भर के लोग आते हैं, एक्सचेंज करते रहते हैं, लेकिन उसी में कहीं कोई गुप्त सूचना दे देता है कि साहब इनका इनका जो सैन्य संगठन है इतना मजबूत है, और ये जो वेस्ट कमांड है या ईस्ट कमांड है, नॉर्थ और साउथ कमांड है, इस कमांड की ये कैपेसिटी है। क्योंकि वो बड़े स्मार्ट होते हैं और बहुत शातिर होते हैं, उनका दिमाग बड़ी तेजी से चलता है। वो देखते हैं कि साहब इनके हाव भाव से पता चल जाता है कि इनकी कैपेसिटी क्या होगी, वॉरफेयर में ये किस हद तक जा सकते हैं। अगर कोई जंग छिड़ जाए तो उस जंग को ये कितने दिनों तक एस्केलेट कर सकते हैं, इनकी क्षमता क्या है, इनकी ताकत क्या है। और उससे फिर वो देश, जिस देश का डेलीगेट आ रहा है मिलने के लिए, वो अपनी रणनीति बनाता है। ये सबको मालूम है, कोई छिपी हुई बात नहीं है। तो इसीलिए हमारी खुफिया तंत्र को इन मुद्दों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए था। अब जॉन मैथ्यू वेंडेक के खुलासे के बाद कुछ बचा क्या? यूक्रेनी सरकार कह रही है कि रशियन केजीबी झूठ फैला रही है, और भारत और यूक्रेन के बीच में जो अच्छे संबंध हैं, वो संबंध न रहे, इसलिए केजीबी ऐसा खेल कर रही है। केजीबी का खेल संघाई में भी पता चला, और जब मोदी लौट करके आए तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा यह बात कि मैं लौट के आया हूं इसलिए ताली बजा रहे हैं, या मैं गया था इसलिए ताली बजा रहे हैं। प्रधानमंत्री का इशारा था कि मेरी जान खतरे में थी। और आज भी ऐसा लग रहा है, जिन लोगों को लग रहा है कि भारत एक कंसोलिडेशन की तरफ चल रहा है, सनातनी कंसोलिडेशन हो रहा है, उनके मिजाज में ये चल रहा है दूर दूर तक कि बाय हुक एंड क्रुक, बाय एनी मीन्स मोदी को सत्ता से हटाओ। मोदी की अपनी भी गलतियां होंगी, वो एक अलग बात है, लेकिन वो पॉलिटिकली फाइट नहीं कर पा रहे। तो इस तरह का इंसर्जेंसी चल रहा, और ये नॉर्थ ईस्ट का इंसर्जेंसी, तो मित्रों मैं इस बारे में आपको बता चुका हूं कि कैसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और प्रथम प्रधानमंत्री श्रीमान पंडित नेहरू की उपज है। श्रीमान पंडित नेहरू ने एक ब्रिटिशर्स को कहा कि आप जाइए, आप एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, आप वहां रहिए, नॉर्थ ईस्ट का प्रभार उनको दे दिया। और वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऐसे हैं कि छोटी छोटी बच्चियों से, 13-14 साल की ट्राइबल बच्चियों से शादी किया। इस तरह का परवर्ट था वो व्यक्ति, शादी करके छोड़ दिया, फिर दूसरी शादी की। उनको हमारे पंडित नेहरू जी ग्रेट एंथ्रोपोलॉजिस्ट मानते थे। उनका एक ही मिशन था, उन्होंने कहा कि कोई भी पंडित, पुजारी नॉर्थ ईस्ट में प्रवेश नहीं कर सकता है। इससे बड़ी बात और हो क्या सकती है। और आज के दिन की स्थिति क्या है? पूरा नॉर्थ ईस्ट 70% क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर गया है। 50 में एक व्यक्ति को पंडित नेहरू ने जो अपॉइंट किया था कि नॉर्थ ईस्ट के प्रभार हैं आप, एक प्रकार से कैबिनेट रैंक था उनको, क्योंकि वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे और ये रोमांटिसाइज करते थे, ज्ञान को लेकर के रोमांटिसाइज कर रहे थे। और वो व्यक्ति का एक ही काम था, बड़ी तेजी से कन्वर्जन कराना। वो इलाका गरीबी, मुफलिसी में जी रहा था वो इलाका। तो इनकी नजर रहती है कि जहां मुफलिसी है, जहां गरीबी है, जहां लाचारी है, उसको बड़ी आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है, छोटे मोटे पैसे देकर के, छोटे संसाधन देकर के। तो पूरा नॉर्थ ईस्ट कन्वर्ट हो गया, 70-80% कन्वर्जन हो चुका है। और मणिपुर में और मिजोरम, म्यांमार के रास्ते, इनकी बड़ी गहरी साजिश चल रही थी भारत को तोड़ने की मित्रों। और इसीलिए एक तरफ तो ये कह रहे थे, दूसरी तरफ शर्जिल इमाम यहां बैठ करके चिकन नेक बना रहा था। तो तख्ता पलट की प्लानिंग बहुत तगड़ी चल रही है। सरकार और इंटेलिजेंस एजेंसी अब एक्सपोज कर रही है, और मैं समझता हूं कि अपोजिशन के नेता अगर इस तरफ ध्यान नहीं देंगे तो कल को उनकी बारी होगी। मैं नहीं समझता हूं कि अपोजिशन के नेता इस तरह की गतिविधि में शामिल होंगे या होना चाहिए। मैं बहुत पहले अकाउंट दे चुका हूं कि मोरारजी देसाई के ऊपर सीआईए का एजेंट होने का आरोप लगा। उन्होंने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को एक प्रकार से बंद ही कर दिया था, बस किसी तरीके से चलने दिया। हालांकि उनका कहना था कि ये इंदिरा गांधी ने अपने फायदे के लिए एक स्पाइंग एजेंसी बनाई है जिसमें अनअकाउंटेड मनी ये फ्लोट करती है।
और वो पैसा विदेश में जाकर के रहता है। लेकिन अभी तत्काल ऐसी बात नहीं है। अभी तो कहा जा रहा है कि हमारी जो रॉ है, रिसर्च एनालिसिस विंग, उस तरह से बहुत धनी नहीं है। सीआईए और आईएसआई एक धनी संस्था है। कैसे साहब? इसलिए क्योंकि वो ड्रग की तस्करी में इन्वॉल्व है, वो अवैध हथियार की तस्करी में इन्वॉल्व है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है, और इसीलिए मुंबई का बॉलीवुड सीआईए के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। बहुत सारे नामचीन चेहरे, और उन्हें यह मालूम भी नहीं है कि वो सीआईए के एजेंट हैं, लेकिन सीआईए को मालूम है कि वो मेरा एजेंट है। वो इस प्रकार से काम करवाता है। डेविड कोलमैन हेडली के बारे में आप सबको मालूम है, क्या क्या किया था वहां पर। महेश भट्ट ने अपने बेटे को किस प्रकार से छुड़वाया था। कागिने ने, वो तो हमारे सिर्फ जिम में आया था, लेकिन डेविड कोलमैन हेडली तो संजय दत्त से भी संबंध रखता था, कई और प्लेयर से रखता था, और श्रीमान भाईजान के भी बड़े संबंध हैं। तो इन सारे आयाम पर एक 3 आयाम में, एक तो मोदी के बुरे दिन का, और दूसरा पत्रकार एंड सोशल एक्टिविस्ट का माहौल बनाना, और तीसरा विदेशी ताकतें भारत में प्रवेश करके भारत को डीस्टेबलाइज करें, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को हवा दें, एथनिक वायलेंस करवाएं, जातीय उन्माद फैलाएं, और जातीय उन्मादी लोगों को प्रोटेक्ट करें। अभी बड़ी संख्या में बहुत सारे पत्रकार जातीय घृणा फैला रहे हैं। ये सभी सीआईए के एजेंट हैं, उनको फंडिंग दी जा रही है। सभी सीआईए के एजेंट हैं, वे उनके लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी यही तमन्ना है कि भारत जातीय और धार्मिक संघर्ष में उलझा रहे, और दोनों पर वो बड़ी बखूबी काम कर रहे हैं। चौकन्ना रहना पड़ेगा। ये तख्ता पलट का आखिरी असॉल्ट चल रहा है, लेकिन ये नाकाम होगा, और मेरे ख्याल से एनएसए डोभाल ने एक प्रकार से नाकाम कर दिया है। अब मैथ्यू बेंडिक अभी बहुत सारे खुलासे करेगा। अभी तो 300 का ही खुलासा किया है, और भी आने वाले दिनों में खुलासा करेगा। जितनी बार उनकी कोशिशें हो रही हैं मोदी को सत्याच्युत करने की, मुझे सवाल मोदी का नहीं है। मोदी से गलतियां हो सकती हैं, मोदी से गलतियां हुई भी होंगी, लेकिन मोदी को आप पॉलिटिक्स के अखाड़े में पराजित कीजिए। षड्यंत्र करके आप पराजित कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।